ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बोल रहे थे कि भारत अब हाँफता नहीं है, तब वो खुद बुरी तरह हाँफ रहे थे, बुरी तरह कांप रहे थे और बुरी तरह भयभीत नजर आ रहे थे, क्योंकि लाल किले की प्राचीर के सामने उन्हें 2024 का चुनाव नजर आ रहा था और 2024 के चुनाव के नतीजे नजर आ रहे थे। क्योंकि लाल किले की प्राचीर के सामने वो जो नहीं देखना चाहते थे वो उनको नजर आ रहा था और सामने नजर आ रहा था इंडिया। वो देखना चाहते थे केवल मंदिर, लेकिन दिखाई दे रहा था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जैन मंदिर। तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र लाल किले के सामने दिखाई दे रहे थे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना नहीं चाहते थे। वो एक भयभीत, कायर और परिस्थितियों से भागते हुए नेता की तरह नजर आ रहे थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, जिसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है और जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु सत्ता से मतलब है, एकल सत्ता से मतलब है। वो भारत की संसदीय परंपरा और भारत के लोकतांत्रिक आचरण का सम्मान करने वाले नेता की तरह नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द कह रहे थे, मोदी 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 मोदी। मोदी ऐसा करेगा, मोदी ने वैसा किया, मोदी ने ऐसा कहा था, मोदी ऐसा सोचता है। कमाल की बात है, वो तो ये कह रहे थे कि मैं सोता भी हूं तो देश के लिए सोता हूं। वो ये कह रहे थे मैं पसीना भी बहाता हूं तो देश के लिए बहाता हूं, मैं बोलता भी हूं तो देश के लिए बोलता हूं। मतलब नरेंद्र मोदी इस देश पर एहसान की तरह है और बाकी सारे लोग देश के लिए कुछ नहीं करते। वो एक कृतज्ञ प्रधानमंत्री की तरह नजर आए जो इतिहास के नायकों का सम्मान नहीं करता है। ऐसा लगा जैसे आज तक इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा भले ना हो, लेकिन उनका लब्बो लुआब यही था, और अगर उनका बूता चले तो वो किसी रोज कह भी देंगे कि भारत 1947 को नहीं, भारत 2014 को आजाद हुआ था। इसके बाद भारत की तरक्की की गाथा शुरू होती है। उन्होंने नेहरू के प्रति कृतज्ञता जताई, उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रति कृतज्ञता जताई, यहां तक कि 75 साल के कार्यकाल में उन्होंने खुद अपने ही आराध्य अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुछ नहीं समझा। उनके भाषण का लब्बो लुआब यह था कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जो किया सब मैंने किया। यह कमाल की बात है। उन्होंने नारी सम्मान की बात की। बहुत इंतजार था कि वो मणिपुर पर क्या बोलते हैं। एक लाइन उन्होंने बोला, 5 शब्द, और उसमें भी उन्होंने महाराष्ट्र से तुलना कर दी कि जब मणिपुर में कुछ होता है तो दर्द महाराष्ट्र को भी होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। परिस्थितियों का सामना करने से भागते हुए प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से तुलना करते हैं मणिपुर की, और उन्हें लगता है जैसे मणिपुर की बेटियों को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मणिपुर की निर्वस्त्र की गई बेटियों से आंख चुराते नजर आए, भागते हुए नजर आए। वो बार बार डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, विविधता की बात कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द कहा, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पूरी दुनिया उनके इस भाषण पर नजर रखे हुए है और पूरी दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर किस कदर कहर बनकर टूटे हैं कट्टरपंथी। और नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देख रहे हैं, मणिपुर से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। क्या नहीं हो रहा है? आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, गुड़गांव में, मानेसर में, नूह मेवात में अल्पसंख्यकों की सैकड़ों दुकानें तहस नहस कर दी गई, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, हजारों अल्पसंख्यक घर छोड़कर भाग गए, या कहिए भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी नहीं कह पाए कि हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इस देश की हुकूमत, डबल इंजन की सरकार आपके जान माल की गारंटी लेती है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई
भारत देश के लोगों को यह यकीन दिलाने की। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका डाइवर्सिटी में कोई यकीन नहीं है, जो सिर्फ इस पर भाषण देता है। नरेंद्र मोदी वही हैं जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं और कपड़ों से पहचान कर लेने का ऐलान करते हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने साथियों को, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समर्थकों को, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने शिष्यों को? वो संदेश देना चाहते हैं कट्टरपंथ का संदेश, क्योंकि बार बार उन्होंने एक शब्द दोहराया, और उन्होंने वो शब्द दोहराया जिसका नाम है तुष्टीकरण। 10 साल तक भारत पर राज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की बात करते हैं। हां, तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। उन लोगों के लिए तुष्टीकरण जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, उन लोगों के लिए तुष्टीकरण जो एक खास किस्म के प्रार्थना घरों में जाते हैं, उन लोगों के लिए तुष्टीकरण जो हाथों में तलवार लेकर घूम रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उन लोगों के लिए तुष्टीकरण जो औरतों के कपड़े खींच रहे हैं, उन लोगों के लिए तुष्टीकरण जो इस देश के विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया भाषण एक कायर, एक डरपोक नेता का भाषण था। इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अपने ही भाषण में उनका कोई यकीन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठे हों। शाम एक शब्द है, आकर्षण। माफ कीजिएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना आकर्षण खो बैठे हैं और वो बार बार उसे हासिल करने की कोशिश में अपने भाषण को जबरदस्ती लंबा खींचे जा रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि वो लाल किले से एक प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण दे रहे हैं। ऐसा लगा जैसे किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ सभा पर, किसी पार्टी के छुटभइये नेता की तरह बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। कोई बड़ी सोच नहीं, सिर्फ लफ्फाजी लफ्फाजी लफ्फाजी, मैं, मोदी मोदी। छोड़ दीजिए देश की बात, उन्होंने तो अपनी पार्टी की तौहीन की है। अपनी ही पार्टी के लोगों को श्रेय देने से भाग खड़े हुए। जो किया मोदी ने किया, भाजपा ने नहीं किया, आरएसएस ने नहीं किया, वाजपेयी साहब ने नहीं किया, मुरली मनोहर जोशी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो जो आदमी अपनी ही पार्टी के नेताओं को श्रेय न देता हो, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को श्रेय देगा? महात्मा गांधी का नाम लिया उन्होंने, और माफ कीजिएगा मोदी जी, आपकी जुबान से महात्मा गांधी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके हाथ महात्मा गांधी की धरोहरों के धूल से सने हुए हैं। आपके गुजरात में, गुजरात विद्यापीठ में सर्वधर्म प्रार्थना गाने पर एक लड़की को, एक बच्ची को जलील किया गया। क्यों? क्योंकि वहां आपने कट्टरपंथी भर दिए जो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। बनारस में आपके चुनाव क्षेत्र में राजघाट पर सर्व सेवा संघ को बुलडोजरों से घिरा दिया गया और गांधीवादी चिल्लाते रह गए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन सत्ता की शक्ति के नशे में बढ़ते हुए बुलडोजर गांधी के उन स्थलों को गिरा रहे, तहस नहस कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस देश की आत्मा खड़ी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं परिवारवाद इस देश के लिए बहुत घातक है। उन्होंने जो लाइन कही वो ये कही कि परिवारवाद ने इस देश को नोच लिया है। चलिए मान लिया, लेकिन आप कैसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी? आपका परिवारवाद क्या है? और भाजपा की वॉशिंग मशीन में, नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में आकर सारा परिवारवाद धुल जाता है। यह कितना अफसोसनाक है कि नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद को नोचने वाला बता रहे थे, ये बता रहे थे कि ये जो है प्रतिभा को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है परिवारवाद, डाइवर्सिटी की कमी, तब सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शर्मिंदगी से ताली बजा रहे थे। शर्मिंदगी से ताली बजा रहे थे क्योंकि उनका बेटा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक है। वो उसको मंत्री बनाना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ताली बजा रहे थे अनुराग ठाकुर, देश के सूचना मंत्री, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे। वहां परिवारवाद नहीं आता। अमित शाह के बेटे, अमित शाह भी ताली बजा रहे थे। उनके बेटे जय शाह किसी राष्ट्रीय परीक्षा को पास करके बीसीसीआई में नहीं आए हैं। बीसीसीआई का संविधान बदला गया है।
जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने के लिए, और वो ताकत के दम पर हुआ, सत्ता की ताकत के दम पर। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, आपको याद होगा, संसद में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी बड़े बड़े परिवारवादियों के सामने बैठकर। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री के बेटे को आपने वित्त राज्य मंत्री बनाया था। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। रविशंकर प्रसाद पूरी ठसक के साथ देश के कानून मंत्री अपने पापा जी ठाकुर प्रसाद की खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। पीयूष गोयल के पापा वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, बहू से लेकर पोते तक सब विधायक और सांसद हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। विजया राजे सिंधिया की दोनों बेटियां यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे, एक दो बार की मुख्यमंत्री और एक अभी भी मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, पूरा खानदान ही संसद और विधानसभा में बैठा हुआ है। परिवारवाद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, और देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों की छाती पर हाथ मारने का घिनौना आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका चुनाव प्रचार करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी जाते हैं। उनका बेटा विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, प्रतीक भूषण नाम है उनका। परिवारवाद की बात करते हैं। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन। परिवारवाद की बात करते हैं। गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे। परिवारवाद की बात करते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे, इस दिल्ली की महिलाओं को गाली देने के आरोपी प्रवेश वर्मा। परिवारवाद की बात करते हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पापा शकुनी चौधरी, लालू और नीतीश दोनों में मंत्री रहे सरकारों में। परिवारवाद की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं नरेंद्र मोदी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप से ही भाग रहा था, जिसका अपने भाषण में ही, अपनी सोच में ही कोई भरोसा नहीं। ये तो ही भाजपा के लोगों की बात, भाजपा में परिवार की बात। अब जरा आइए जरा वॉशिंग मशीन, नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है। एक वॉशिंग मशीन नहीं है उनके पास, जो भी आता है वो नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाता है। डंका बजाकर एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को आपने शामिल किया था केरल से। हाथ जोड़कर खड़ी थी पूरी भाजपा। अमित शाह, जेपी नड्डा हाथ जोड़कर खड़े थे कि केरल से कोई तो आए। परिवारवाद की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस तरह का स्वागत हुआ, बिछ गई थी भाजपा। राजा का बेटा, खानदानी आदमी, उनके महल में जाते हैं अमित शाह, जब ग्वालियर जाते हैं तो। परिवारवाद की बात करते, क्या शानदार वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री, उनके डैडी जितिन प्रसाद कांग्रेस में लंबे समय तक बहुत बड़े अफसर और मंत्री रहे। परिवारवाद की बात करते हैं। भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है मोदी के वॉशिंग मशीन। रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी, उनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आप परिवारवाद की बात करते हैं। नारायण राणे, संसद में गाली गलौज करने के आरोपी, उनके बेटे नितेश राणे राजनीति में हैं। भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर सब धुल जाते हैं। कर्ण सिंह के बेटे कश्मीर, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा और नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री चलती रहती है। अजात शत्रु सिंह, कर्ण सिंह के बेटे कश्मीर में भाजपा में शामिल होते हैं। तो परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं। यहां मैं जानबूझकर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बात नहीं कर रहा। हो सकता है दूसरी पार्टी में होने की वजह से उनका परिवारवाद उनको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेटे को एडजस्ट करने की शर्त पर भाजपा के साथ आए ओम प्रकाश राजभर वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाते हैं। उनके आगे भाजपा नाक रगड़ती है। यह है नरेंद्र मोदी का कन्विक्शन, यह है नरेंद्र मोदी का परिवारवादी आख्यान। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आते हैं लाल किले से, और कमाल की बात है कि चुनावी रैलियों की तरफ वो वोट मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आपका विश्वास मांगने आया हूं लाल किले की प्राचीर से। कि कितने कमाल की बात है। नारी सम्मान, पिछली बार जब नारी सम्मान की बात की थी ना मोदी जी आपने, तो आपके भाषण देने के अगले ही मिनट में गुजरात की जेलों से बिल्किस बानो पर गिद्धों की तरह टूटने वाले
11 भेड़ियों को भाजपा की सरकार ने छोड़ दिया था। 11 भेड़ियों को, दरिंदों को। आप नारी सम्मान की बात करते हैं। इस देश की राजधानी में जंतर मंतर पर 15 दिन तक इस देश का झंडा दुनिया भर में लेकर गर्व से घूमने वाली बेटियां फुटपाथों पर पड़ी रहीं, और आप नारी सम्मान की बात करते हैं। मणिपुर की सैकड़ों बेटियां चिल्लाती रह गईं कि प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए। आप नारी सम्मान की बात करते हैं। अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से नारी सम्मान जैसी बातें। लेकिन जो बात है वो ये है कि लाल किले से जो भाषण हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चुनावी भाषण था, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसने इस देश के लोकतंत्र की आस्था को ठेस पहुंचाई है। लोकतांत्रिक ढांचे में असम्मान दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आत्ममुग्ध नेता की तरह नजर आए, जिसे अपने सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। ना अपने नेता, ना अपनी पार्टी, ना अपने लोग। ऐसे आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उसे देश के लोग नजर आते होंगे, उसे देश नजर आता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों के लिए, इस देश के केवल 36% लोगों ने उन्हें चुना है। बाकी के 74% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। और यह बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पूरे भारत के नेता हैं। इस देश के लगभग 2/3 लोग उनके खिलाफ हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए जब बात अखिलेश यादव की आती है, जब बात तेजस्वी की आती है, जब आप प्रियंका गांधी की आती है, राहुल गांधी की आती है, प्रियांक खड़गे की आती है, तो आप चिढ़ से भर जाते हैं। परिवारवाद के नाम पर आपकी नफरत सामने आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ही अच्छा होता कि आप इस देश के लोगों को यकीन दिला पाते कि किसी भी दलित आदिवासी के माथे पर आपका कोई नेता मूतेगा नहीं। क्या ही अच्छा होता कि इस देश के लोगों को आप यकीन दिला पाते कि आपका कोई नेता चुनाव जीतने के लिए मरने मारने की बात नहीं करेगा। क्या ही अच्छा होता कि आप लाल किले से ऐलान कर पाते कि इस देश में मुसलमानों को खदेड़ने का ऐलान, बाजार छोड़ने का ऐलान, घर छोड़ने का ऐलान, पटरियों बाजारों पर करने का खुलेआम ऐलान किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आपने एहसास कराया है कि आप एक कायर नेता हैं, आप एक कमजोर नेता हैं, और इन सब से आगे बढ़कर आप एक कृतज्ञ नेता हैं जो इस देश के इतिहास बोध की इज्जत करना नहीं जानता, और हमें इस बात का अफसोस है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।